हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मैं आनंद कुमार आज से आपके सामने MPGK का बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं और इसमें हम क्या करेंगे, MP के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि जितने भी आपके MP के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वह MP का सबसे बड़ा एग्ज़ाम MP PSC हो या MP पुलिस, MP SI, जितने भी मध्य प्रदेश स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें मध्य प्रदेश जीके का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी बार 2019 में जो आपका PSC हुआ है उसमें 100 में से 30 से 35 क्वेश्चंस केवल MPGK के आए हुए हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, और इस बार चूंकि सिलेबस भी चेंज हो चुका है MPPSC का, और सिलेबस चेंज होने के बाद MPGK का जो पार्ट था वो और ज़्यादा बढ़ गया है और ज़्यादा इसका वेटेज बढ़ चुका है। क्योंकि इसमें पहला अगर यूनिट आप देखेंगे, पहला पेपर, उसमें 2 यूनिट MP का कवर किया है। तो इसमें हम MP के छोटी सी छोटी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चूँकि मध्य प्रदेश की स्टार्टिंग से सभी पढ़ाते हैं और बताते हैं कि पहले उसका गठन फिर विस्तार, लेकिन हमारे पढ़ाने का तरीका एकदम से बिल्कुल अलग है। तो देखिए, हम सबसे पहले मध्य प्रदेश को जो पढ़ना है, मोस्टली MPPSC जो हमारा टारगेट रहेगा वो MPPSC रहेगा। क्योंकि MPPSC पढ़ लेंगे जब हम, तो इसमें हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे डीप में, क्योंकि इस बार से बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ चुका है MP का। तो देखिए, हम मध्य प्रदेश को 5 भागों में पढ़ेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश को हम 5 भागों में पढ़ेंगे। ये 5 भाग क्या होंगे? पहला जो हमारा भाग होगा, इसमें हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य को पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम प्राकृतिक विभाजन, मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक विभाजन होता है, नदियां, जलवायु, ठीक है, और इसमें बांध, जितने भी भौगोलिक क्षेत्र होंगे, पर्वत, पठार, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है हमारा, तो दूसरे भाग में हम राजनीतिक परिदृश्य के बारे में देखेंगे। राजनीतिक परिदृश्य क्या होता है दोस्तों? इसमें हम इसकी जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था होती है, मतलब मध्य प्रदेश का, इसमें हम देखेंगे गठन, मध्य प्रदेश का इतिहास, कैसे मध्य प्रदेश के सीमाओं का निर्धारण हुआ। उसके बाद हम देखेंगे आर्थिक समीक्षा, आर्थिक परिदृश्य में हम देखेंगे इसका आर्थिक समीक्षा देखेंगे। उसके बाद कृषि आर्थिक परिदृश्य में देखेंगे, सिंचाई देखेंगे, उद्योग देखेंगे, और शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित जो भी योजनाएं होते हैं सब हम आर्थिक परिदृश्य में देखेंगे। उसके बाद जो हमारा चौथा भाग होगा, हम देखेंगे ऐतिहासिक परिदृश्य। जी हाँ दोस्तों, इतिहास का भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? प्राचीन इतिहास देखेंगे मध्य प्रदेश का, और मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास देखेंगे। साथ साथ में जो भी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाएं होंगी उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में हम देखेंगे। फिर हमारा चैप्टर विविध हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं आपके PEB के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से विविध वाला चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम देखेंगे कला के बारे में, साहित्य के बारे में, पर्यटन के बारे में, संस्कृति के बारे में, और जो भी आदिवासी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़े क्षेत्र होते हैं और उन जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यह हमारा एक इंट्रो, मान लीजिए इंट्रो है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर आज से हम चालू करेंगे भौगोलिक परिदृश्य। तो हमारा अभी हम देखेंगे भौगोलिक परिदृश्य। तो आप नोट्स बनाते जाइएगा। तो भौगोलिक परिदृश्य जब हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा, इसमें पूरे नदियां, पर्वत, पठार, जितने भी भौगोलिक परिदृश्य होंगे मध्य प्रदेश के, उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद में फिर हम अगले चैप्टर में चलेंगे। तो आज आप हेडिंग डाल लीजिएगा भौगोलिक परिदृश्य। तो आज हमारा टॉपिक है भौगोलिक परिदृश्य, और भौगोलिक परिदृश्य में जो हमारा पहला टॉपिक है, आज हम देखेंगे जो हमारा मध्य प्रदेश है उसके बारे में एक सामान्य परिचय। जी हाँ दोस्तों, किसी के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले उसका सामान्य परिचय पता होना चाहिए। जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो सबसे पहले आप उसका नाम पूछते हो, दूसरा पूछते हो आप कहाँ के हो, ठीक है ना, क्या करते हो। तो ये सामान्य परिचय। उसी तरह हम देखेंगे अपने मध्य प्रदेश के बारे में एक सामान्य परिचय,
कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, इसका विस्तार कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसके पड़ोसी राज्य क्या हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, आज ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसके अगर गठन की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956, ये सभी को पता होगा, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो आप बोलोगे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के हमारे गठन हुआ। लेकिन इसके पहले जो हमारा मध्य प्रदेश था, न केवल मध्य प्रदेश वरन पूरा देश पार्ट ए, बी, सी और डी में विभाजित था। ठीक है, उसी तरह हमारा मध्य प्रदेश भी 3 पार्टों में डिवाइड था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इस तरह विभाजित था। तो जब हम देखेंगे राजनीतिक परिदृश्य तब हम वहां पे देखेंगे। अभी हमारा जो मध्य प्रदेश का है, तो ये इसका जो पूरा का पूरा अभी वर्तमान स्वरूप है, यह वर्तमान स्वरूप आया था हमारा 1 नवंबर सन 2000 में। ये हमारा मध्य प्रदेश का जो मैप अभी आप देख रहे हो, ये वास्तविक वर्तमान की स्थिति है। यह कब आया? 1 नवंबर सन 2000, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद आप देखिए, वर्तमान स्वरूप की अगर बात की जाए, दूसरी बात, तो मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो बहुत लोग पढ़े होंगे सर 52 जिले हैं, लेकिन कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के उपरांत 3 नए जिले बने हैं। 3 नए जिले बनने के कारण मध्य प्रदेश में जो वर्तमान जिले हैं, वर्तमान जिलों की संख्या हो गई है, पहले कितनी थी? आप बोलोगे सर 52 थी, 3 नए जिले बन गए हैं, तब टोटल कितनी हो गई? 55 जिले हो गए हैं। वहीं अगर संभाग की बात की जाए तो संभाग कितना है? आप बोलोगे सर 10 संभाग हैं। अब 3 जो नए जिले बने हैं, वो कौन कौन से 3 नए जिले बने हैं? तो आप बताओगे, पहला तो मैहर किससे अलग हुआ? आप बोलोगे सर सतना से। दूसरा, मैहर के बाद आप बोलोगे सर चाचौड़ा कहां से अलग हुआ? आप बोलोगे सर गुना से। तीसरा जो हुआ आपका जिला, आप बोलोगे नागदा, ये चाचौड़ा है। नागदा कहां से अलग हुआ? तो आप बोलोगे सर जो नागदा है वह उज्जैन से अलग हुआ, उज्जैन से। इनके बारे में हम जब जिलों के बारे में पढ़ेंगे तो हम डीप में पढ़ेंगे। बस अभी आपको याद रखना 3 नए जिले, जो सतना है वो मैहर में है, मैहर सतना से अलग हुआ है। उसी तरह चचौड़ा जो है वह गुना से अलग हुआ है, नागदा उज्जैन से अलग हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना। अब याद कैसे रखना है? देखिए, सतना को रिलेट करिए आप, सपना, मैं हरदम सपना देखता रहता हूं कि हम पढ़ते हैं तो एक दिन जॉब लगेगी। तो सतना को रिलेट करिए सपना से, और मैं हरदम क्या देखता रहता हूं? सतना, मतलब सपना देखता रहता हूं। दूसरा चचौड़ा, भाई कोई चीज चौड़ी है, तो आप बोलोगे कितनी गुना चौड़ी है? कई गुना चौड़ी है। तो भाई चौड़ी है, कई गुना ज्यादा चौड़ी है, 2 गुना, 4 गुना, कितने भी गुना चौड़ी हो सकती है। तो गुना चचौड़ा आपको, क्योंकि ये भी जिले भी पूछ लेते हैं किससे अलग हुआ है। आगे देखिए नागदा उज्जैन। अब देखिए नागदा को रिलेट करिए, नाग, और नाग क्या होता है? भाई उज्जैन, उठ के फना फैलाता है, तो आपको याद रखना है। और जब वैसे भी नाग काट लेता है किसी को तो उज्जैन, उसको चैन नहीं मिलता, दर्द के मारे चैन नहीं पड़ता, नागदा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, 3 नए जिले। तो वर्तमान में आप बोलोगे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं और 10 संभाग है। 3 नए जिले कौन कौन से? मैहर, चचौड़ा और नागदा। कहां से अलग हुई? तो आप बोलोगे जो मैहर है वह सतना से, जो आपका चचौड़ा है वह गुना से, और नागदा उज्जैन से। अब मध्य प्रदेश के अगर क्षेत्रफल की बात करें, टोटल पूरा क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो कितना है? आप बोलोगे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ऐसे आप याद करिएगा 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। ऐसे आपको ऐसे याद नहीं रखना, 3,08,252 ऐसे में याद नहीं रहेगा आपको। 30, 82, 52 ऐसे याद रखना है, याद हो जाएगा। जो पूरे देश का, जो भारत का, जो देश का कितना प्रतिशत है? आप बोलोगे 9.38%। जो भारत के क्षेत्रफल का
9.38% है। मतलब भारत का अगर क्षेत्रफल बात की जाए, किसकी, भारत की, तो अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3,87,263 वर्ग किलोमीटर कहाँ का है, भारत का है। और भारत के क्षेत्रफल का अगर बात की जाए 9.38, इसका 9.38 निकालना, आप इतना आएगा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो आपको ये याद रखना है। अब वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की जनसंख्या की, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या आप नोट करते चलिए। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, क्या, जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनसंख्या आप बोलोगे 7,26,809, ऐसे आपको याद रखना है। 7,26,26,809, 7,26,26,809, ऐसे याद करने का आपको तरीका मैं बता दिया। कितना है, आप बोलोगे सर 7,26,26,809, ठीक है। अब इसमें अगर बात की जाए मेल कितना है, तो आप बोलोगे मेल की जनसंख्या कितनी है, 376, 12, 376, 12, 306। ये किसकी है, तो आप बोलोगे सर यह मेल की संख्या है, यह मेल की संख्या है। अब आप बताओगे फीमेल की जनसंख्या कितनी है, तो फीमेल की जनसंख्या आपको निकालने के लिए क्या करना है भाई, ये टोटल जनसंख्या हो गई मध्य प्रदेश की, और मेल की आपको याद करना है। तो मेल की आपको याद कर लेना है, टोटल में से मेल की घटा दो तो फीमेल की निकल के आ जाएगी। तो फीमेल की इसमें से माइनस आप कर दो तो फीमेल की निकल आ जाएगी। तो देखो 9 में से 6 गए 3, 0 की 0, 8 में से 3 गए 5, और यहाँ आ जाएगा 6 में से 2 गए 4, और यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा 0, ये हो, इसको 1 दे दी, 12 में से गए 5, और ये हो जाएगा 3। तो आप बोलोगे 3,50,14,14,503 किसकी है, फीमेल की जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। टोटल जनसंख्या एग्जाम में पूछता, आप टोटल बताओगे 7,26,26,809, जिसमें से पुरुष कितने हैं, 3,76,12,306। अगर हम बात की जाए फीमेल तो 3,50,14,14,503, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अगर मध्य प्रदेश के विस्तार की बात की जाए तो विस्तार, लंबाई की अगर बात की जाए तो उत्तर से, ये उत्तर कहलाता है। कोई भी मैप देखने से पहले आप सभी को पता होगा, ये वाली जो दिशा होती है यह उत्तर कहलाती है, ये वाली जो दिशा होती है यह दक्षिण कहलाती है, ये वाली दिशा पूर्व कहलाती है, और ये वाली दिशा पश्चिम भी कहलाती है। न केवल मध्य प्रदेश अपितु पूरे के पूरे वर्ल्ड का कोई भी मैप देखने का यही तरीका होता है कि उसका ऊपर वाला भाग हमेशा नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, राइट हैंड तरफ हमारा क्या होता है ईस्ट, और लेफ्ट हैंड तरफ क्या होता है वेस्ट। ये आपको याद रखना है। तो कोई भी मैप, केवल मध्य प्रदेश नहीं, कोई भी मैप आप देखोगे विश्व का तो यही तरीका होता है मैप देखने का, यह एक पैमाना होता है। अब अगर मध्य प्रदेश की लंबाई की बात की जाए उत्तर से दक्षिण, मतलब ऐसे लंबाई की बात की जाए उत्तर से दक्षिण की, तो आप बोलोगे उत्तर से दक्षिण जो मध्य प्रदेश की लंबाई है वह 605 किलोमीटर है, वह 605 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात की जाए पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, अगर ऐसी बात की जाए तो कितनी है 870 किलोमीटर। लिख लीजिए, नोट डाउन करिए। तो अगर मध्य प्रदेश की लंबाई बोली जाए तो ये कितनी है, आप बोलोगे सर उत्तर से दक्षिण, और इसकी बात की जाए तो आप बोलोगे पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, कैसे भी आप लिख सकते हो। ये क्या है, इसकी लंबाई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे। अगर मध्य प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए, अगर मध्य प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए, अब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या होता है तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। जो हमारी ये पृथ्वी होती है, यानी कि जो हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब में जो रेखाएं पृथ्वी के मध्य से खींची गई ये मानक रेखाएं होती, खींची नहीं होती, केवल यह मानी होती है, एज्यूम्ड होती है, तो मानक रेखाएं होती हैं। तो ये जो बीच वाली लाइन होती है इसको हम 0 डिग्री कहते हैं। तो यह क्या होती है, भूमध्य रेखा, चूंकि भूमि के मध्य से खींची गई रेखा है तो क्या कहलाया जाएगी, क्षैतिज रेखा है।
क्या कहलाएगी? ये आपकी भूमध्य रेखा, और इसी को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। इसके अगर बात की जाए ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर, इसके ऊपर की ओर उत्तरी अक्षांश कहला जाएंगी। जितनी भी रेखाएं होंगी यह उत्तरी अक्षांश कहला जाएंगी, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई। और इसके भूमध्य रेखा के नीचे और खींची गई रेखाएं क्या कहला जाएंगी? आप बोलोगे दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी। दक्षिणी मतलब कि हैं तो अक्षांश, लेकिन भूमध्य रेखा के ऊपर वाली उत्तरी अक्षांश और नीचे वाली दक्षिणी अक्षांश। उसी तरह अगर दूसरा ग्लोब की अगर बात करें, तो ग्लोब में कुछ रेखाएं क्या होती हैं? आप बोलोगे कुछ रेखाएं ऊर्ध्वाधर होती हैं, मतलब कि खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं। और यह क्या होता है? आप बोलोगे सर यह रेखाएं ऐसी कुछ होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? यह देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यह देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है ना? ये जब आपको जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी तो डीप में पढ़ाया जाएगा। अभी बस आप इतना रखिए याद कि जो रेखाएं क्षैतिज होती हैं वह क्या अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होती हैं वह क्या कहलाती हैं? आप बोलोगे सर वह देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो अगर यह दोनों मैप एक में बना दिए जाए पृथ्वी पे, और यह कैसी होती है? मानक रेखाएं होती, काल्पनिक पृथ्वी पे खींची नहीं गई है। अगर खींची होती तो आपको दिखती ना, तो कहीं ये खींची नहीं होती हैं। तो ये कुछ इस तरह की पूरे ग्लोब में ये रेखाएं भी बनी होती हैं। आप नेट में भी देख सकते हो ग्लोब को सर्च करके। तो अगर हमारे भारत की बात की जाए, तो भारत हमारा कुछ यहाँ पे स्थित है। मतलब कि अगर भारत की स्थिति बोली जाए, तो देखिए ये जो रेखा होती है बीच में, जो बीच में खड़ी रेखा होती है, इसके इधर वाला क्या कहलाता है? पूर्वी। इसके राइट साइड क्या कहलाता है? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, क्योंकि हमने बताया ये वाली दिशा होती है पूर्व, और इस रेखा के इधर वाली क्या कहलाती है रेखाएं? पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर। इसी तरह ये जो रेखा है, इसके ऊपर वाली भाग उत्तरी अक्षांश, नीचे वाली रेखा दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। अब भारत की अगर बात की जाए, तो भारत कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे स्थित है। और चूंकि भारत के तो मध्य में ही मध्य प्रदेश स्थित है, तो मतलब मध्य प्रदेश भी यहाँ पे ही स्थित होगा। तो अगर भारत की बात की जाए, तो भारत कहाँ पे है? अगर अक्षांश की बात की जाए तो उत्तरी अक्षांश, क्योंकि इस लाइन के ऊपर है उत्तरी अक्षांश। उसी तरह अगर देशांतर की बात की जाए, तो देशांतर रेखा के किधर है? राइट साइड, मतलब कि पूर्वी देशांतर। अगर भारत की बात की जाए, तो अक्षांश में उत्तरी अक्षांश और देशांतर में पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो मध्य प्रदेश भी चूंकि भारत के मध्य में है, तो मध्य प्रदेश भी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। ये आपको याद रखना है। आगे चलिए, आगे अगर बात की जाए, तो मध्य प्रदेश का हमें क्या बताना था? मध्य प्रदेश का हमें अक्षांशीय विस्तार ही बताना था। मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वह देखिए, अगर बात की जाए, तो मध्य प्रदेश का ये जो लास्ट बिंदु होता है बुरहानपुर वाला, तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी अगर बात की जाए जिला, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर। आपको बताना है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला आप बोलोगे सर बुरहानपुर। उसी तरह सबसे उत्तरी जिला ये वाला, तो आप बोलोगे ये हिस्सा, आप बोलोगे सर मुरैना। उत्तरी जिला क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर मुरैना। उसी तरह सबसे पश्चिमी जिला कौन सा जिला? आप बोलोगे सर पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा? आप बोलोगे सर अलीराजपुर। कौन सा हो जाएगा? अलीराजपुर। वहीं अगर सबसे पूर्वी जिला की अगर बात की जाए, सबसे पूर्वी जिला, तो आप बोलोगे सर पूर्वी जिला जो हो जाएगा वह हो जाएगा सिंगरौली। क्या हो जाएगा? सिंगरौली। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पश्चिमी जिला सिंगरौली। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे अगर बात की जाए, सर दिख रहा है नीचे तक? हाँ, तो अगर अब आगे बात की जाए, तो आगे देखिए, आगे अगर बात की जाए, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे दक्षिणतम स्थान है, मतलब कि बुरहानपुर वाला, ये वाला हिस्सा, तो यह अगर अक्षांशीय विस्तार में बात की जाए, तो आप बोलोगे 21 डिग्री 6 कला। 21 डिग्री 6 कला उत्तरी अक्षांश।
उत्तरी अक्षांश से लेकर के 21 डिग्री 6 कला। आप अच्छे से देखिए, ये सबसे लास्ट वाला मतलब कि बुरहानपुर वाला हिस्सा 21.6 उत्तरी अक्षांश से, ये सबसे उत्तर वाला भाग, सबसे उत्तर वाला भाग कितना, तो आप बोलोगे 26 डिग्री 30 कला। कहां तक, उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश। तो अब आपको लग रहा होगा सर ये तो मध्य प्रदेश का दक्षिण भाग है, तो उत्तरी अक्षांश का है। आखिर हमने क्या बोला था कि जो भारत है वह स्थित है किस रेखा के, इस रेखा के ऊपर, तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर वाला क्या कहलाता, उत्तरी। तो भाई यही भी भारत स्थित है और भारत के बीच में मध्य प्रदेश तो है, तो उत्तरी अक्षांश, तो ये वाला भाग भी उत्तरी कहलाएगा। मतलब इस लाइन के ऊपर वाला भाग पूरा का पूरा उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। तो ये भी क्या है, ऊपर वाला, इसके तो ऊपर ही है ना। तो 21 डिग्री 6 कला उत्तरी अक्षांश से भारत का स्थान लेकर के 26 डिग्री 30 कला उत्तरी अक्षांश तक भारत का ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। और इसी अक्षांशीय विस्तार अगर किसी को लोकेशन भेजना है तो लोकेशन क्या करता है, यही स्थान से, यह स्थान पूरे विश्व में अगर कहीं पे 21 डिग्री 6 कला से लेके 26 डिग्री 6 कला उत्तरी अक्षांश में गूगल भेजेगा, अगर आप उसका लोकेशन भेजोगे तुरंत मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा ले लेगा। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के देशांतरी विस्तार की, मतलब कि अलीराजपुर से लेकर के सिंगरौली तक, अलीराजपुर से लेकर के सिंगरौली तक की अगर बात की जाए तो ये वाला हिस्सा 74 डिग्री 48 मिनट, इसको मिनट बोलेंगे, ठीक है ना, 74 डिग्री 48 मिनट। कहां से आप बोलोगे सर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर से ये वाला जो रेखा है वह आप बोलोगे 82 डिग्री 48 मिनट। कहां तक आप बोलोगे सर, पूर्वी देशांतर, दिख रहा है यहां तक, पूर्वी देशांतर, हाँ, तक मध्य प्रदेश का यह विस्तार है। मतलब मध्य प्रदेश के अगर चारों तरफ की लोकेशन की बात की जाए तो 21/6 से 26-30 और 74-48 से 82-48, ये आपको याद रखना है। तो पूरा का पूरा ये मध्य प्रदेश का जब लोकेशन निकालोगे तो आपका पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा कितना, 30-82-52 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की, तो मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वह कितने हैं, 5 पड़ोसी राज्य हैं, सभी को पता होगा। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश दूसरा, राजस्थान तीसरा, छत्तीसगढ़ चौथा, महाराष्ट्र और 5वां गुजरात। अब चूंकि इनके बारे में पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको मैं बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा मुरैना, यहां से मतलब आधे मुरैना से लेकर के पूरी की पूरी जो उत्तर प्रदेश की सीमा है मुरैना से लेकर के यहां तक सिंगरौली तक टच करती है। यहां पे क्या है, आप बोलोगे यूपी, सर उत्तर प्रदेश लगता है। अब यूपी पहला कौन सा हो गया जिला, पहला राज्य कौन सा हो गया मध्य प्रदेश का पड़ोसी, यूपी। आप बोलोगे सर यूपी हो गया। यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी मध्य प्रदेश के कितने जिलों को टच करता है, तो आपको याद रखना है, डेटा को मिला लीजिए। मध्य प्रदेश के 14 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, ये लिख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के 14 जिले लिखना, मध्य प्रदेश के 14 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, उत्तर। और दूसरी तरफ पलट के क्वेश्चन पूछ लेता है, उत्तर प्रदेश के 13 जिले, उत्तर प्रदेश के 13 जिले, मतलब कि मध्य प्रदेश के 14 जिले यूपी को छूते हैं, लेकिन यूपी के 13 जिले, कितने, यूपी के 13 जिले एमपी को टच करते हैं। तो आपको याद रखना है। अब देखिए मध्य, चूंकि यूपी के जिले नहीं पूछेगा आपसे पेपर में कि यूपी का कौन सा जिला मध्य प्रदेश को छूता है, लेकिन मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को टच नहीं करता, ये जरूर पूछता है पेपर में। तो ये 14 जिले हमें पता होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मैप। देखिए तो हमने क्या बोला, मुरैना,
मुरैना तो है, तो देखिए पहला मुरैना, दूसरा भिंड, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी, पांचवा अशोकनगर, छठवां सागर, सातवां टीकमगढ़, आठवां निमाड़ी, नौवां छतरपुर, 10वां पन्ना, 11वां सतना, 12वां रीवा, 13वां सीधी, ये भी याद करिएगा सीधी भी छूता है थोड़ी सी, और 14वां सिंगरौली। तो 14 जिले अपडेट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के 14 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं और उत्तर प्रदेश के 13 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। आपको ये लिख लेना है। दूसरा देखिए छत्तीसगढ़, क्या छत्तीसगढ़, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो देखिए छत्तीसगढ़ यहां से लेकर के आधे सिंगरौली से लेकर के बालाघाट तक सीजी, अगर सीजी की बात करें तो ये सीजी टच करता है मध्य प्रदेश के जिलों को। कितने, तो आप बोलोगे दूसरे नंबर में आता है सीजी छत्तीसगढ़। कितने आप बोलोगे सर 6, 36 से 6 कौन कौन से, तो देखिए पहला तो सिंगरौली हो गया, सीधी यानी कि सीधी लंबा लंबा ऐसे बना हुआ है, सीधी कुछ ऐसे, तो मतलब उत्तर प्रदेश को भी टच करता है और छत्तीसगढ़ को भी टच करता है। तो सीधी यूपी को भी टच कर रहा है और छत्तीसगढ़ को, उसी तरह सिंगरौली उत्तर प्रदेश को भी टच कर रहा है और छत्तीसगढ़ को, ये याद रखना है। तो पहला हो गया सिंगरौली, दूसरा सीधी, तीसरा शहडोल, चौथा अनूपपुर, पांचवा डिंडोरी और छठवां बालाघाट। ये 6 जिले जो हैं वह छत्तीसगढ़ को टच करते हैं। फिर से देखिए पहला सिंगरौली, दूसरा सीधी, और सीधी और सिंगरौली याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को भी टच करते हैं। तो आपको याद रखना सीधी उत्तर प्रदेश को भी टच करता है और छत्तीसगढ़ को भी, सिंगरौली उत्तर प्रदेश को भी टच कर रहा है और छत्तीसगढ़ को भी टच कर रहा है। उसी तरह फिर देखिए सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट, ये हो गए। उसके बाद 6 हो गई। अब देखिए यहां से लेकर के आधे बालाघाट से लेकर के अलीराजपुर तक कौन टच करता है, आप बोलोगे एमएच, महाराष्ट्र। कितने, तो आप बोलोगे तीसरे नंबर में आता है सर एमएच महाराष्ट्र। कितने, आप बोलोगे 9 जिले। तो अब देखिए महाराष्ट्र मतलब महानवरात्रि, तो आप याद रखिए नवरात्रि में 9। अब कौन कौन से, तो देखिए बालाघाट। अब एक चीज आपको और याद रखनी है, बालाघाट ऐसा जिला है जो 2 राज्यों की सीमा को टच करता है, छत्तीसगढ़ को और महाराष्ट्र को। तो पेपर में आ जाता है ऐसा कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों को सीमा को टच करता है, तो आपको बताना होगा बालाघाट। ठीक है। अब दूसरा देखिए पहला बालाघाट, तो बालाघाट देखिए ऐसा राज्य है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों को टच कर रहा है। अब देखिए पहला बालाघाट, दूसरा सिवनी, तीसरा छिंदवाड़ा, चौथा बैतूल, पांचवा खंडवा, इसी को पूर्वी निमाड़ कहते हैं, फिर बुरहानपुर, फिर खरगोन, इसे पश्चिमी निमाड़ कहते हैं, और बड़वानी, देन अलीराजपुर। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए 9 जिले। तो अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, तो खरगोन के पश्चिमी निमाड़ और खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं। अब देखिए कितने 9। हाँ एक बात और आपको बता दूं, जिस प्रकार मध्य प्रदेश के 14 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश के 13 जिले मध्य प्रदेश को टच करते हैं। जिस तरह मध्य प्रदेश के 6 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करते हैं, उसी तरह छत्तीसगढ़ के 7 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। अब आगे देखिए महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं, और महाराष्ट्र के भी 9 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। अब आगे देखिए आधे अलीराजपुर से लेके आधे झाबुआ तक, यहां पे कौन सा, तो आप बोलोगे गुजरात मध्य प्रदेश के 2 जिलों को टच करता है। कौन कौन सा, अलीराजपुर और झाबुआ। और दूसरी बात, गुजरात के भी 2 जिले ही मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं, आपको याद रखना है। अब देखिए अलीराजपुर एक ऐसा जिला है जो महाराष्ट्र की भी सीमा को टच कर रहा है और गुजरात की भी सीमा को टच कर रहा है, तो ये आपको भी याद रखना है
कि अलीराजपुर एक ऐसा जिला है जो पेपर में आज आ जाता है कि आप बताइए मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो महाराष्ट्र की भी सीमा को टच कर रहा है और गुजरात की भी सीमा को टच कर रहा है। तो एकमात्र ऐसा जिला है जो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की सीमा को टच कर रहा है, वह कौन सा है? अलीराजपुर। अब देखिए दूसरा, आधे झाबुआ से लेकर के कहां तक? आधे मुरैना तक। तो ये एक सर्कल सा कंप्लीट हो गया 5 राज्यों का। तो देखिए गुजरात कितने, चौथे नंबर में क्या था? आप बोलोगे सर गुजरात था। गुजरात कितने? 2 जिलों को टच कर रहा था और गुजरात के 2 जिले ही मध्य प्रदेश की सीमा को टच कर रहे थे। 5वां कौन है? आप बोलोगे सर राजस्थान। राजस्थान के कितने जिले? 10 जिले। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान को टच कर रहे हैं और राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश को टच कर रहे हैं। तो इक्वल इक्वल हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान ये इक्वल इक्वल हैं। ठीक है ना, मतलब कि मध्य प्रदेश के भी 9 जिले महाराष्ट्र को छूते हैं और महाराष्ट्र के भी 9 जिले मध्य प्रदेश को छूते हैं। उसी तरह गुजरात के 2 जिले मध्य प्रदेश को छूते हैं और मध्य प्रदेश के भी 2 जिले गुजरात को छूते हैं। राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश को छूते हैं और मध्य प्रदेश के ही 10 जिले राजस्थान को छूते हैं। बस यूपी और छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है। ठीक है ना वहां। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात और राजस्थान दोनों की सीमा को टच करता है? जो गुजरात और राजस्थान दोनों की सीमा को टच करता है। तो देखिए कौन कौन सा है। तो आप देखोगे झाबुआ है ऐसा जो कि गुजरात की भी सीमा को टच कर रहा है और राजस्थान की भी सीमा को टच कर रहा है। ये देखिए झाबुआ जो है वह गुजरात को भी टच करता है और राजस्थान को भी टच करता है। तो आप बताओगे। अब देखिए यहां पे गुजरात को कौन 2 जिले टच कर रहे हैं? अलीराजपुर और झाबुआ। आपको ये याद रखना है। अब देखिए राजस्थान के कितने जिले? 10 जिले। कौन कौन से? तो आप बताओगे, क्योंकि एक तो झाबुआ हो गया, झाबुआ 1, रतलाम 2, मंदसौर 3, नीमच 4, आगरमालवा 5, राजगढ़ 6, गुना 7, शिवपुरी 8, श्योपुर 9 और मुरैना 10। अब एक प्रश्न आपके सामने और आ रहा है, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को टच करता है? तो ये चीज आप स्टार करके लिख लेना। पहला जिला तो मुरैना हो गया। कौन सा? आप बोलोगे सर मुरैना चूंकि पेपर के ऑप्शन में नहीं भी दे सकता। और दूसरा देखिए ऐसे 2 जिले हैं जो मध्य प्रदेश जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। पहला तो मुरैना आप देख लिए, इधर से टच कर रहा है राजस्थान को और इधर से टच कर रहा है उत्तर प्रदेश को। दूसरा देखिए, जी हाँ दोस्तों, शिवपुरी। देखिए शिवपुरी, ये है शिवपुरी, ये पूरा का पूरा ऐसे शिवपुरी है। तो शिवपुरी इधर राजस्थान को टच कर रहा है और ये घुसा हुआ भाग ये वाला यूपी वाला ही भाग है, ये पूरा का पूरा यूपी वाला भाग ही है। तो इधर से किसको टच कर रहा है? उत्तर प्रदेश को। तो आप बोलोगे ऐसे 2 जिले हैं। कौन कौन सा? शिवपुरी। आप बोलोगे शिवपुरी और मुरैना 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को भी टच करते हैं और उत्तर प्रदेश को। देखिए यहां राजस्थान, यहां उत्तर प्रदेश। दूसरा यहां मुरैना भी, इधर राजस्थान इधर उत्तर प्रदेश। ये आपको याद होगा। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को मध्य प्रदेश के 14 जिले टच करते हैं और उत्तर प्रदेश के 13 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। दूसरा देखिए कौन कौन से, तो क्रम से देखिए, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निमाणी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। ठीक है। अब वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के 6 जिले टच करते हैं और छत्तीसगढ़ के 7 जिले मध्य प्रदेश को टच करते हैं। कौन कौन से? देखिए सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं इतना फोर्स कर रहा हूं, इसलिए बार बार बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के मैपिंग से क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे सिंगरौली और सीधी 2 ऐसे जिले हो गए कि जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की भी सीमा को टच कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को भी, सिंगरौली भी और सीधी भी। यहाँ पे हमने देखा शिवपुरी टच कर रहा है इधर को। तो ये जिले आपको याद रखना है जो 2-2 राज्यों की सीमा को टच कर रहे हैं। वैसे बालाघाट 2 राज्यों की, कौन कौन सा? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। देन उसके बाद गुजरात, अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र, फिर झाबुआ गुजरात और राजस्थान। तो ये जिले आपको अलग से लिख के हाईलाइट कर लेना है। अब आगे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश
कि अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के एकदम बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से? कर्क रेखा ये रतलाम से होते हुए, यहां से होते हुए जा करके ऐसे निकलती है, और यह कितने को टच करती है? तो आप बोलोगे यह सर यह 14 जिलों से हो करके गुजरती है, 14 जिलों से हो करके गुजरती है। ठीक है ना। इसको आगे जब पढ़ाएंगे तो आगे आपको पूरे के पूरे जिले लिखवाऊंगा। तो चूंकि आज केवल पहली हमारी क्लास है तो यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, एक सामान्य परिचय मध्य प्रदेश का दिया जा रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो किसी राज्य की सीमा को टच नहीं करते, मतलब जो बीच में होंगे यहाँ पे तो वह सीमा को टच नहीं करते, क्योंकि अभी जो मैं बनाए हुए किनारे किनारे ये पूरे कहीं ना कहीं तो सीमा को टच कर रहे हैं, तो जो बीच वाले होंगे वह किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते। तो आप बोलोगे जो 18 मध्य प्रदेश के 18 ऐसे जिले हैं, मध्य प्रदेश के 18 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं। 18 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते, यानी कि यह 18 अंतर्वर्ती जिले हैं, अंतर्वर्ती जिले हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब आगे अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का अगर नाम की बात की जाए तो मध्य प्रदेश जो नाम है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है, सोया स्टेट भी कहा जाता है और टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मध्य प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश है। इसका पूरा जो स्वरूप है यह कब आया था? वर्तमान स्वरूप आप बोलोगे 1 नवंबर सन 2000 को। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की साक्षरता दर, तो साक्षरता दर आप बताओगे कि सर साक्षरता दर है 69.3%, 69.3% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। साक्षरता दर है कितनी? 69.3% आपकी यहाँ की साक्षरता दर है। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की साक्षरता दर में तो पुरुष कितने हैं? तो आप बोलोगे 78.7, 78.7 ये टोटल है। क्या है? ये टोटल साक्षरता है, टोटल लिटरेसी है। वहीं अगर बात की जाए मेल की तो मेल है कितना? आप बोलोगे 78% समथिंग, आपको याद रखना है। फीमेल अगर बात की जाए तो फीमेल अगर बात की जाए 59.3, ये सब क्या है? परसेंट पे, ये क्या है? 6, ये आपको याद रखना है। 78.6% अगर पुरुष की बात की जाए, और वहीं अगर बात की जाए महिला की तो 59.3% महिला की साक्षरता दर है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? आप बोलोगे सर 29 हैं। 29 में से आप बोलोगे 10 सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं। 10 सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं, रिजर्व हैं, जिसमें से कुछ एससी के लिए और कुछ एसटी के लिए। तो आप बोलोगे सर एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में, इसको इरेज कर देता हूं, वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें, तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? आप बोलोगे सर 230 प्लस 1 जो है वह एंग्लो इंडियन की है, एंग्लो इंडियन वाली सीट है। अगर निर्वाचित सीटों की बात की जाए तो कितनी है? आप बोलोगे सर 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। किसकी? आप बोलोगे सर विधानसभा की, निर्वाचित, विधानसभा की निर्वाचित सीटें। कौन सी कैसी सीटें? आप बोलोगे सर निर्वाचित सीटें। निर्वाचित सीटें कितनी हैं? 230, जिसमें से कुछ एससी के लिए हैं और कुछ एसटी के लिए हैं। तो आप बोलोगे सर एससी के लिए कितनी है? 35। लिखिए एससी के लिए कितने सीटें हैं? मार्कर चेंज कर लो। एससी के लिए हैं, आप बोलोगे सर एससी के लिए 35 और एसटी के लिए कितनी सीटें हैं? आप बोलोगे सर 47। 47 जो सीटें हैं वह आरक्षित हैं। अगर कुल आरक्षित की बात की जाए तो कुछ नहीं, आप इनको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7, 7 5 12 की 2 हासिल 1 और 4 4 8।
कितनी सीटें मध्य प्रदेश में विधानसभा में? आप बोलोगे सर 82 सीटें आरक्षित है। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा में कितने सीटें आरक्षित, तो आप बताओगे सर 82 सीटें आरक्षित हैं। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितने सीटें हैं, तो आप बताओगे राज्यसभा की जो सीटें हैं 11 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 हैं। और आपको पता होगा कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11। इसका जो कार्यकाल होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसमें राज्यसभा कितना, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है। अब एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का अगर बात की जाए उच्च न्यायालय, तो मध्य प्रदेश का अगर उच्च न्यायालय कहाँ है, तो आप बताओगे सर जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? आप बोलोगे सर जबलपुर में, जबलपुर में है। वहीं अगर बात की जाए खंडपीठ, खंडपीठ, तो आपको कमेंट करना है कि खंडपीठ कहाँ कहाँ पे है? 2 जगह हैं, तीसरी जगह प्रस्तावित है। 2 जगह हैं, 2 जगह हैं, आपको बताना है खंडपीठ कहाँ कहाँ है। 2 जगह कहाँ कहाँ है खंडपीठ, तो आप बताओगे। अब मैं बता ही देता हूं, एक है आपका इंदौर, एक है आपका इंदौर, और एक है इंदौर, दूसरा कौन सा है? आप बोलोगे सर दूसरा है ग्वालियर। बट आपको कमेंट करना है तीसरा प्रस्तावित कहां पे है, तीसरा जो खंडपीठ है कहां पे प्रस्तावित है, आपको बताना है, आपको बताना है। साथ में आपको बताना है कमेंट करके कि वर्तमान जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, सर लगा दीजिए राजकीय चिन्ह, ये देखिए आपके सामने शो हो रहा होगा। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह कुछ इस तरह का होता है। एक स्तूप बना हुआ है, सांची का स्तूप, और सांची के स्तूप के समय चारों ओर क्या है, 24 तो सांची के स्तूप बने हैं, और बरगद का पेड़ बना हुआ है, और नीचे बालियां, धान और गेहूं की बाली बनी। ये हमारा क्या है, राजकीय चिन्ह। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष की, तो राजकीय वृक्ष सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। जी हां दोस्तों, बरगद का पेड़ है। वहीं अगर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए, तो आप बताओगे बारहसिंघा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बारहसिंघा। अगर बारहसिंघा की बात की जाए तो बारहसिंघा कहां पाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। किस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंघा पाया जाता है दोस्तों, ये आपको कमेंट करना है। वहीं अगर बारहसिंघा की बात की जाए तो अभी बारहसिंघा का एकमात्र, पूरे देश का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क था जहां पे उसने अपना लोगो लॉन्च किया है। जी हां दोस्तों, उसको लोगो था भूप सिंह दा बारहसिंघा, उसकी टैगलाइन थी भूप सिंह दा बारहसिंघा, कहां, कान्हा का। तो आपको बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, किस जिले पे। आगे अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कई बार आया है, तो वहीं अगर बात की जाए तो आप बताओगे शाह बुलबुल, दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर। यह नाम इसके तीनों आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में तीनों मिल सकते हैं। दूधराज भी आपको पेपर में आ सकता है राष्ट्रीय पक्षी, या शाह बुलबुल भी आ सकता है, या पैराडाइज फ्लाई कैचर भी आ सकता है। तो यह इसका आप बोलोगे कि नाम है। आगे अगर बात की जाए बारहसिंघा का, तो आप बताओगे ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंघा होता है, ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंघा होता है, वह कहीं ना कहीं हमारे देश का, जो हमारा जो राज्य है, हमारे राज्य का राष्ट्रीय पशु है। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए, राष्ट्रीय फूल की बात की जाए, हमारे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पुष्प की अगर बात की जाए, तो आप बताइए राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो आप बोलोगे सर सफेद, सफेद लिली। क्या है, सफेद लिली। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रीय नहीं, सॉरी, यहां पे क्या हो जाएगा, राज्यीय। क्या हो जाएगा, राजकीय। क्या हो जाएगा, राजकीय। राजकीय अगर पुष्प की बात की जाए, उसी तरह अगर राजकीय पशु की बात की जाए, अगर मैंने राष्ट्रीय बोल दिया तो उसको थोड़ा सुधार लीजिए। हमारे राज्य का, क्योंकि राज्य पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे राज्य का राजकीय अगर पशु की बात की जाए तो राजकीय पशु कौन है, बारहसिंघा। वहीं अगर राजकीय
पक्षी की बात की जाए तो आप बताओ पैराडाइज फ्लाई कैचर या शाह बुलबुल। उसी तरह अगर राजकीय पुष्प की बात की जाए तो सफेद लिली। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है तो आप बताओगे मलखंभ। जी हाँ दोस्तों, मलखंभ, खंभे के ऊपर चढ़ करके करतब दिखाया जाता है। तो राजकीय खेल मध्य प्रदेश का राजकीय खेल स्पोर्ट क्या है, आप बोलोगे सर मलखंभ। आप बोलोगे सर मलखंभ। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य की अगर बात की जाए तो राजकीय नृत्य आप बताओगे मध्य प्रदेश का राई। वहीं अगर राजकीय नाच की बात की जाए, किसकी, राजकीय नाच की बात की जाए तो आप बोलोगे जो राजकीय नृत्य होता है मध्य प्रदेश का उसको आपको कमेंट करना है कि आपको पता होगा राजकीय नृत्य। फिर भी मैं बता दूं कि नहीं पता होगा तो माच। क्या है, माच। मध्य प्रदेश का राजकीय जो नाच है वो क्या है, माच। तो याद रखिएगा राजकीय नृत्य और नाच में अंतर है। इसको नाच को नाट्य भी कहते हैं, राजकीय नाट्य हो जाएगा आपका माच। वहीं नृत्य की बात करें तो नृत्य होता है राई। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का राजकीय फल है वह है आम, फलों का राजा। जी हाँ दोस्तों, फलों का राजा आम मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। तो अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की राजकीय मछली जिसको बोलते हैं महासीर या टोर। जी हाँ दोस्तों, महासीर या टोर। अब आपके सामने एक बात और, मध्य प्रदेश का राजकीय एक गान भी है, सबका दाता सुख का दाता मेरा मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि इसको लिखा किसने है। गायक तो मैं बता दूं आपको, गाया है शान ने, जो कि खंडवा में जिनका जन्म हुआ था। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है उसको किसने लिखा है, उसकी रचना किसने की है। मध्य प्रदेश के राजकीय गान की रचना किसने की है, आपको यह बताना है। तो ये जो मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय है, यहां से आपका मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय कंप्लीट हो गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है क्या आपको समझ में आ रहा है, हमें यह सीरीज चालू रखनी चाहिए या नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो मैं मध्य प्रदेश पढ़ाऊंगा वह A to Z पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें आप ये ना सोचिएगा कि मैंने यहाँ पे MPPSC लिख दी तो केवल MPPSC वाले ही पढ़ेंगे। मैं MPPSC को कवर करूंगा, साथ में जितने भी मध्य प्रदेश के एग्जाम हैं, मतलब मध्य प्रदेश में MP के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वह आपसे पूरे के पूरे बनेंगे। मतलब जीरो से लेकर के एकदम फर्श से लेके अर्श तक आपको पढ़ाया जाएगा। पूरा मध्य प्रदेश का एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। यकीन मानिए, मध्य प्रदेश क्योंकि अलग अलग बुक्स में डेटा अलग अलग दिया होता है तो वहां आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मैं जो डेटा उठाऊंगा वह 100% ऑथेंटिक डेटा होगा, 100%, क्योंकि अलग अलग बुक में डेटा जो होता है मिसमैच होता है। मैं नहीं कहता कभी थोड़ा सा एक दो पॉइंट चलता है, लेकिन मैं पूरी की पूरा आपको प्रयास करूंगा कि जो भी आपको डेटा दिया जाए वह 100% सही दिया जाए। तो अब आपको करना क्या है, आपको A3 अकेडमी पे भरोसा बना के रखना है और पढ़ाई करते जाना है, अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलना है। और चूंकि मैं बता रहा हूं जिसने MP अभी तक पढ़ा है और उसे भी अच्छे से एक बार देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल आपको 1 मिनट का भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये मैप के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। आज हमने केवल मध्य प्रदेश के बारे में एक सामान्य परिचय। अब आपको लग रहा होगा सर हमें जो आप आज बताए हैं तो ये हमें सब पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आज एक हमारे इंट्रोडक्शन की क्लास थी, एक सामान्य परिचय था। डिटेल में आपकी कल से क्लास चालू होगी हमारा। तो हम पहले देखेंगे हमारा भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक परिदृश्य में हम अपने प्राकृतिक विभाजन को देखेंगे कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वह कैसे इसका भौगोलिक विभाजन हुआ है, कौन सा बघेलखंड का पठार है, कौन सा पूर्वी पठार है, कौन सा मध्य भारत का पठार है, कौन सा नर्मदा सोन घाटी का पठार है, कौन सा मालवा का पठार है। ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। कैसे, जैसे आप MPPSC का मेंस लिखते हो उसके हिसाब से, तो छोटे मोटे एग्जाम तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे नदियां। नदियों में हम क्या देखेंगे, जितनी भी नदियां होती हैं, जितने जितने जिलों से होकर के प्रवाहित होती हैं, उन नदियों में जो भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, उन नदियों में जो भी महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं,
उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद उनमें जो भी बिजली का उत्पादन हो रहा है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर वहीं आगे हम देखेंगे जलवायु, तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, वहां का टेम्परेचर कैसे होता है, वर्षा का आगमन अरब सागर से होता है या बंगाल की खाड़ी शाखा से होता है, किस शाखा से होता है उसको हम देखेंगे। फिर हम यहाँ पे भारत जो मध्य प्रदेश का होगा उसकी जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य है और नेशनल पार्क यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में हम देखेंगे। तो इस तरह से जो मध्य प्रदेश का होगा, उसके बाद हम मध्य प्रदेश की सॉइल को देखेंगे, मिट्टी को देखेंगे, पर्वत देखेंगे कौन सा पर्वत कैसा है, पठार को देखेंगे। तो हमारा काफी करीब 15-20 क्लास लग जाएंगी भौगोलिक परिदृश्य के बारे में। जब यहां से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हर एक चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिना प्रैक्टिस सेट के हमको नहीं पता चल पाता कि हमको कितना आता है। उसके बाद हम राजनीतिक परिदृश्य देखेंगे। यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, खासकर एमपीपीएससी और छोटे मोटे एग्जाम में। इसमें पूछ लेता है, बताइए निम्नलिखित में से भारत के कौन से विधानसभा अध्यक्ष नहीं थे, कौन से राज्यपाल नहीं थे। ऐसे क्वेश्चन, किस राज्यपाल की मृत्यु आप बताओगे कार्यकाल के दौरान हो गई थी, पूरा क्रम दे देगा, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न यहां से खूब बनते हैं और हर बार पीएससी में 2-3 क्वेश्चन यहां से जरूर बनते हैं, तो ये आपको बताया जाएगा। आगे आर्थिक परिदृश्य में पूरी का पूरा जो आपका आर्थिक समीक्षा होती है, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है उसके बारे में बताया जाएगा। जो वार्षिक सर्वे आता है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद कृषि बताई जाएगी, उत्पादन बताया जाएगा, खरीफ का कितना, रबी का कितना, कितना क्षेत्रफल बोया गया, कितना नहीं बोया गया, कितना सिंचित था, कितना असिंचित था, इस वाले पूरे डेटाबेस पे ये पूरा का पूरा फैक्चुअल चीज है। यहाँ पूरी की पूरी जब आर्थिक परिदृश्य होगा ये हमारा पूरा का पूरा क्या होगा, फैक्ट पे आधारित क्लास रहेगी। उसके बाद सिंचाई, तो सिंचाई चूंकि यहां भी कवर हो जाएगी और यहां भी कवर कर देगी, चूंकि कृषि है तो सिंचाई है। उसके बाद उद्योग, उद्योग से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं कि मध्य प्रदेश का छाता उद्योग कौन सा है, मध्य प्रदेश में जो भी है घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पे था। तो इस तरह के मध्य प्रदेश में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वह कहाँ पे है, गन फैक्ट्री कहाँ है, गन उद्योग फैक्ट्री कहाँ है। तो जितने भी उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित हैं उनके बारे में हम देखेंगे और इससे जो भी संबंधित चीजें होंगी। अब ऐतिहासिक, चूंकि हिस्ट्री का भी अब इस बार से एमपीपीएससी में वेटेज काफी ज्यादा हो गया, 2 यूनिट हिस्ट्री की यहां से ले रहा है, तो मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ, इसलिए जब तक कि इसको कवर करेंगे हमें टाइम भी मिल जाएगा इतिहास के बारे में अच्छे से अध्ययन करने का। उसके बाद हम देखेंगे विविध, यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो भी बची चीजें होती हैं, हमारी कला हो जाएगी, साहित्य हो जाएगा, पर्यटन हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगी, मकबरे हो जाएंगे, समाधियां हो जाएंगी, ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी विविध से। तो अगर बात की जाए मध्य प्रदेश का बहुत डीप में पढ़ना है, और अभी क्या है कि अभी टाइम भी काफी ज्यादा है, मध्य प्रदेश में अभी लॉकडाउन के बाद शायद इलेक्शन भी होंगे, तो 2-3 महीने का गोल्डन टाइम है। उसके बाद हमें क्या करना, मैथ्स रीजनिंग तो कंटिन्यू चल ही रही है, A3 एकेडमी से भी अगर अच्छी आपको कहीं मैथ और रीजनिंग मिल जाए तो आप बताना हमें, तो A3 एकेडमी के साथ जुड़िए। उसके बाद आपको जियोग्राफी की भी क्लास आज से मिलना चालू हो जाएगी और ये एमपी का, तो आपकी पूरी की पूरी क्लास यहीं पे उपलब्ध है। आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट में घुसिए, तो बस आपको करना क्या है, ट्रस्ट और भरोसा हमारे पर इसी तरह बना करके रखना है। अब मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।